नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने बिहार लोक सेवा आयोग का एक आधिकारिक पत्र है। देखने में तो ये किसी भी और सरकारी कागज जैसा ही लगता है। कुछ मोहरें हैं, कुछ हस्ताक्षर और बहुत सारी औपचारिक भाषा। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक मामूली सा दिखने वाला सरकारी पत्र हमें भारत की परीक्षा प्रणाली की, आप कह सकती हैं कि सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ बता सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खत नहीं है। ये उस विशाल और सच कहूं तो बेहद नाजुक मशीनरी का एक तरह से एक्सरे है, जो हर साल लाखों नौजवानों के सपनों और उनके भविष्य को आकार देती है। इसे समझना मतलब उस पूरे सिस्टम की नब्ज पकड़ना है। तो आज हमारी पड़ताल का केंद्र है विज्ञापन संख्या 872025, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसे एईडीयू भी कहते हैं। उस प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा ये पत्र पटना में बैठे आयोग के सचिव ने शेखपुरा के जिला पदाधिकारी को भेजा है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या चल रही है। मतलब इस प्रशासनिक भाषा के मायाजाल के पीछे असली संकेत क्या छिपे हैं। और इसकी टाइमलाइन भी बहुत जरूरी है। ये खत 12 जनवरी 2026 को जारी हुआ है। ये हमें सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे एक केंद्रीय संस्था जैसे बीपीएससी जिलों के साथ मिलकर मतलब जमीनी स्तर पर काम को अंजाम देती है। ये सिर्फ जानकारी का टुकड़ा नहीं है, इसमें स्पष्ट निर्देश हैं और एक तरह का तनाव भी है कि सब कुछ ठीक से और समय पर हो जाए। चलिए तो फिर देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। पत्र के हिसाब से एईडीओ की परीक्षा 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक होनी थी। और ये कोई कच्ची पक्की योजना नहीं थी। साफ लिखा है कि शेखपुरा जिले में परीक्षा केंद्र चुन लिए गए थे, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मतलब गाड़ी पटरी पर थी और कह सकते हैं कि पूरी रफ्तार से दौड़ने को तैयार थी। और ठीक यही कहानी में एक मोड़ आता है। पत्र कहता है कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। ये दो शब्द, अपरिहार्य कारण, या अंग्रेजी में कहें तो अनअवॉइडेबल रीजंस, ये सरकारी खत किताबत की दुनिया के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक हैं। मेरे मन में तो अपरिहार्य कारण सुनकर सबसे पहले यही आता है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया था या कोई बड़ी धांधली की आशंका थी। क्या हमेशा इसका मतलब इतना गंभीर होता है या ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड सरकारी बहाना है? आपका शक वाजिब है और अक्सर जनता भी सबसे पहले यही सोचती है। लेकिन ये शब्द एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये शासन का एक टूल है। इसे स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी या रणनीतिक अस्पष्टता कहते हैं। ये जनता को बताता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन असल में क्या गड़बड़ हुई है ये नहीं बताता। बिल्कुल, ये अंदरूनी कलह, कोई नाकामी या किसी खास व्यक्ति की गलती को सार्वजनिक होने से भी रोकता है। मतलब ये एक तरह का प्रशासनिक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, आप इसे एक सुरक्षा कवच कह सकते हैं। इसके पीछे की असल वजह कई हो सकती हैं। हो सकता है परीक्षा सामग्री यानी क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट किसी जिले में समय पर पहुंची ही ना हो, या शायद खुफिया एजेंसियों से कोई इनपुट मिला हो कि कोई गैंग नकल कराने की फिराक में है। ये भी हो सकता है कि उसी वक्त राज्य में कोई और बड़ा कार्यक्रम आ गया हो और पुलिस बल वहां व्यस्त हो गया हो। कारण कुछ भी हो, अपरिहार्य कारण लिखकर आयोग खुद को किसी भी तरह की अटकलों और कानूनी पचड़ों से बचा लेता है और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखता है। प्रशासनिक नजरिए से तो ये बहुत चालाकी भरा और शायद सही कदम भी लगता है। लेकिन एक उम्मीदवार के नजरिए से सोचें तो 10 जनवरी को परीक्षा थी और शायद 8 या 9 तारीख को उन्हें पता चला कि नहीं हो रही। महीनों की, शायद सालों की तैयारी, वो मानसिक दबाव और फिर आखिरी पल में ये खबर, ये तो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा मानसिक झटका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मानवीय पहलू है। एक प्रशासनिक फैसले का असर लाखों जिंदगियों पर पड़ता है। उनकी तैयारी की जो लय बनी होती है वो टूट जाती है, उनका आत्मविश्वास हिल जाता है। और यही वो कीमत है जो उम्मीदवार इस तरह की प्रशासनिक अनिश्चितताओं के लिए चुकाते हैं। सिस्टम की एक छोटी सी नाकामी उम्मीदवार के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी बन जाती है। तो कारण तो गोलमोल है, लेकिन इसका जो हल निकाला गया है, यानी जो नई तारीखें हैं, वो तो बहुत ही साफ और टुकड़ों में है। ये अपने आप में एक कहानी कहता है। परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, बल्कि 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। हाँ, और ये बंटवारा बताता है कि आयोग ने समस्या की जड़ को शायद पकड़ लिया है और अब वो कोई मौका नहीं लेना चाहता। ये एक बहुत ही सचेत और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला लगता है।
मैं तारीख ही बता देती हूँ श्रोताओं को। पहला चरण है 14 और 15 अप्रैल 2026, फिर एक दिन का गैप है, और दूसरा चरण 17 और 18 अप्रैल 2026, और फिर एक दिन के गैप के बाद तीसरा चरण 20 और 21 अप्रैल 2026। एक झटके में हफ्ते भर में परीक्षा कराने के बजाय ऐसे किश्तों में क्यों? क्या इससे खर्चा और सिरदर्दी बढ़ नहीं जाती? पहली नज़र में ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में ये सिरदर्दी कम करने का तरीका है। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शेखपुरा जिले में 50 परीक्षा केंद्र हैं और नियम के हिसाब से हर केंद्र पर सुरक्षा के लिए कम से कम 10 पुलिस वाले चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपको एक दिन के लिए 500 जवान चाहिए। अब हो सकता है कि जिले में इतने अतिरिक्त जवान हों ही नहीं जो एक साथ परीक्षा के लिए लगाए जा सकें। अच्छा, तो ये एक लॉजिस्टिक मजबूरी है, मैन पावर की कमी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसी परीक्षा को 3 हिस्सों में बांट दें तो आप हर चरण में सिर्फ 16-17 केंद्रों पर परीक्षा कराएंगे। अब आपको एक दिन में सिर्फ 170 जवानों की जरूरत पड़ेगी। इतने जवान आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो आपने एक बड़ी, लगभग असंभव चुनौती को 3 छोटी, ज्यादा प्रबंधनीय चुनौतियों में तोड़ दिया। यही है जमीनी स्तर का मैनेजमेंट। इसके अलावा सुरक्षा बलों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने और पुख्ता इंतजाम करने का वक्त मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। जैसे अगर परीक्षा 3 अलग-अलग दिन हो रही हैं, तो क्या इससे पेपर लीक का या नकल का खतरा नहीं बढ़? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और आयोग इस बात को ध्यान में रखता है। इसका समाधान भी है। हाँ, क्योंकि पहले दिन वाले बाकियों को बता सकते हैं कि पैटर्न क्या था, किस तरह के सवाल आए थे। सही बात है, लेकिन इसका समाधान है। पहली बात, हर दिन का प्रश्न पत्र पूरी तरह से अलग और नए सिरे से बनाया जाता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर किसी दिन का पेपर आसान आ गया और किसी दिन का मुश्किल, तो एक फॉर्मूले के तहत सभी के स्कोर को एक समान स्तर पर लाया जाता है, ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी ना हो। ये प्रक्रिया अब ज्यादातर बड़ी परीक्षाओं में अपनाई जाती है। तो फायदों के सामने ये एक प्रबंधनीय चुनौती है। समझ गई। अब इस पत्र में एक और बात है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया। जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उक्त परीक्षा के लिए किसी नए परीक्षा केंद्र का चयन न करते हुए पूर्व में आयोग को भेजी गई परीक्षा केंद्रों की सूची को ही संपुष्ट करते हुए जानकारी भेजी जाए। मैं ये सोच रही थी कि नए केंद्र क्यों नहीं? क्या पुराने केंद्रों में कोई कमी नहीं निकल सकती? मतलब 3 महीने बाद भी वो उतने ही उपयुक्त होंगे, इसकी क्या गारंटी है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये हमें सीधे समस्या की जड़ तक ले जाता है। इस निर्देश का साफ मतलब है कि जनवरी में परीक्षा के स्थगित होने का कारण परीक्षा केंद्रों की क्वालिटी या उनकी उपलब्धता नहीं थी। आयोग उन केंद्रों से पूरी तरह संतुष्ट है जिन्हें जिला प्रशासन ने पहले चुनकर भेजा था। वो सारे केंद्र आयोग के मानकों पर खरे उतरे थे। तो फिर ये निर्देश देने की जरूरत ही क्या थी? जिला अधिकारी तो वैसे भी उन्हीं को चुनते। जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये निर्देश सिर्फ एक अनुरोध नहीं बल्कि एक आदेश है जो प्रक्रिया को पटरी से उतरने से बचाता है। सोचिए, अगर आयोग ये विकल्प खुला छोड़ देता तो क्या होता? शायद कोई अधिकारी सोचता कि चलो इस बार 1-2 नए केंद्र भी जोड़ लेते हैं। अब उस नए केंद्र की पूरी जांच पड़ताल फिर से शुरू होती। वहां कितने कमरे हैं, बैठने की व्यवस्था कैसी है, पानी टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, क्या वो केंद्र पहले कभी ब्लैकलिस्ट तो नहीं हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों, शायद महीना भर लग जाता। ओह, अच्छा। यानी आयोग एक तरह से कह रहा है कि हमारी तरफ से सब ठीक था, जिला स्तर पर भी सब ठीक था, जो काम पहले ही ठीक से हो चुका है उसे दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। जी। बस ये पक्का कर दो कि वो केंद्र अप्रैल की नई तारीखों पर खाली हैं या नहीं। एकदम ये बात है। ये समय और सरकारी संसाधनों को बचाने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। ये दिखाता है कि प्रशासनिक दक्षता का लक्ष्य सिर्फ काम करना नहीं बल्कि उसे कम से कम समय और बिना किसी नई बाधा के पूरा करना है। ये निर्देश किसी भी तरह की नई जटिलता से बचने की एक स्पष्ट कोशिश है। तो अब जिला पदाधिकारी के लिए अगला कदम क्या है? पत्र में आगे क्या कहा गया है? पत्र में अगला कदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जिला पदाधिकारी को निर्देश है कि वो इन पुराने मंजूरशुदा परीक्षा केंद्रों की लिस्ट को दोबारा चेक करें। ये पक्का करें कि वो नई तारीखों पर उपलब्ध हैं और इस पक्की की हुई लिस्ट को 20 जनवरी 2026 तक 20 जनवरी तक 20 जनवरी 2026 तक आयोग को वापस भेज दें। और इसके लिए सिर्फ 8 दिन का समय दिया गया है और भेजने का तरीका भी बताया गया है। एक खास ईमेल आईडी bpcet-bihar@nic.in। हाँ, और ये छोटी सी बात आधुनिक प्रशासन के बारे में बहुत कुछ बताती है। डाक या हाथ से खत भेजने के बजाय ईमेल का इस्तेमाल।
क्यों? क्योंकि ये तेज है, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रहता है और ये पक्का करता है कि जानकारी सही जगह पहुंची है, हर चीज का हिसाब रहता है। ये पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का तरीका है। तो एक तय समय सीमा और एक डिजिटल माध्यम, मतलब हर कदम पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि मुझे खत नहीं मिला या मुझे और समय चाहिए था। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह है। जब 20 जनवरी तक सभी जिलों से जानकारी आयोग के पास पहुंच जाएगी, तभी वो आगे की योजना बना पाएंगे। जैसे कि एडमिट कार्ड कब जारी करने हैं, पर्यवेक्षक कहाँ भेजने हैं, ये सब तभी तय होगा। किसी एक जिले की देरी पूरी चेन को रोक सकती है, इसलिए ये सख्त डेडलाइन बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक सरकारी खत जो सिर्फ तारीखें बदलने की सूचना दे रहा था, असल में हमें एक बहुत बड़े और जटिल सिस्टम की अंदरूनी कहानी बता गया। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। सही कहा आपने। ये एक हाई स्टेक्स मैनेजमेंट का केस स्टडी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी गड़बड़ी को संभालने के लिए पूरे सिस्टम को हरकत में आना पड़ता है। इसमें केंद्रीय आयोग से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक हर किसी की एक तय भूमिका होती है, और ये खत उसी भूमिका को निभाने के लिए दिया गया एक स्पष्ट रोड मैप है। और ये भी कि कैसे सरकारी भाषा में हर शब्द का एक वजन और एक मकसद होता है। अपरिहार्य कारण से लेकर संपुष्ट करते हुए तक हर वाक्यांश के पीछे एक प्रशासनिक रणनीति छिपी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये औजार हैं। बिल्कुल। और आखिर में ये पत्र पारदर्शिता और विश्वास के बारे में भी है। जब लाखों उम्मीदवार सिस्टम पर भरोसा करके अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल तैयारी में लगा देते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि सिस्टम भी जवाबदेह बने। इस तरह का आधिकारिक संचार, भले ही वो कितना भी नियंत्रित क्यों न हो, ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के पास एक ही साफ जानकारी हो। ये सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सवाल मेरे मन में उठ रहा है। हमने ये तो देख लिया कि जब कोई चीज़ गलत होती है तो सिस्टम खुद को ठीक करने और चलाने के लिए कैसे काम करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब ये पूरा सिस्टम इतना नाजुक है कि कभी लॉजिस्टिक्स, कभी सुरक्षा, तो कभी किसी और अपरिहार्य कारण से लाखों लोगों की परीक्षाएं अचानक रुक जाती हैं, तो क्या हमें सिर्फ इन समस्याओं को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर परीक्षा आयोजित करने के इस पूरे तरीके को ही बदलने की जरूरत है? क्या ये एक ही दिन में लाखों लोगों को एक कमरे में बिठाकर परीक्षा लेने का मॉडल ही आज की टेक्नोलॉजी और आबादी के हिसाब से पुराना हो गया है?